हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्वितीय एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्राउन का जनरल नॉलेज का कंप्लीट बुक पेज बाय पेज। इससे पहले के वीडियो में हमने पेज नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि एंशिएंट हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, प्री हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में पढ़ा है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है वैदिक एज। तो वैदिक एज में हमने जाना कि 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक पीरियड, यानी 1500 से लेके 1000 BC के बीच में जो पीरियड था कि किस तरह से आर्यन आए थे, वो कहाँ से आए थे, उसके बीच में जो कंट्रोवर्सी है, वो किन किन क्षेत्रों पे रूल करते थे, और उस समय की जो नदियाँ थी उनके क्या नाम थे। ये सारा टॉपिक जो है हम लेक्चर 9 तक के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्त सिंध प्रदेश। सप्त सिंध प्रदेश ये क्या था? तो जो आर्यन जब पहली बार सेटल हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने बताया था कि ये जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, 7 नदियों का प्रदेश है, इसलिए इसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। कौन कौन सी नदियाँ? तो इंडस नदी, यानी जो सिंधु नदी है उसकी 7 ट्रिब्यूटरीज को 6 इंडस नदी और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये सब मिला के सप्त सिंधु प्रदेश बनता है। लेटर वैदिक पीरियड में जो सदानीरा करके जो नाम है वो आज की गंडक से मिलता जुलता है। मतलब आज की जो गंडक नदी है वो लेटर वैदिक पीरियड में सदानीरा के नाम से जानी जाती थी, सदानीरा के नाम से जानी जाती थी। तो उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे कि ऋग्वेद के जो लोग थे, आर्यंस थे, वो समुद्र या ओशियन से फैमिलियर नहीं थे। मतलब उनको नहीं पता होता था कि आखिर समुद्र क्या है, लेकिन समुद्र वो वर्ड यूज करते थे, समुद्र या अरण्य, ये किसके लिए यूज करते थे? इंदस के पानी के लिए। इंदस का पानी का विस्तार बहुत दूर तक था, सिंधु नदी बहुत काफ़ी वास्ट एरिया में फैली हुई थी, तो उसके पानी को डिनोट करने के लिए वो समुद्र वर्ड का यूज करते थे, लेकिन एग्जैक्टली वो ओशियन या सी को रेफर नहीं कर रहे होते थे। लेटर वैदिक पीरियड में उन्हें पता चला कि मतलब सी एग्जैक्टली क्या होता है, और फिर वो जो सी और ओशियन है उसको समुद्र से डिनोट करने लगे। ऋग्वैदिक पीरियड के जो लोग थे, आर्यंस थे, उनको हिमालय या हिमावंता, हिमालय के बारे में नॉलेज था और उसको वो हिमावंता के नाम से जानते थे। अदर जो हिल हैं, मतलब अदर पहाड़ियाँ जो हैं, इनके बारे में वो बात करते हैं अपने टेक्स्ट में, वो है अर्चुका, मुंजावत, सिलामत। मुंजावत जो है वो आज के हिंदू कुश पहाड़ियों को बोलते हैं, और सिलामत जो है वो सुलेमान रेंज की पहाड़ियों को बोलते हैं। तो इस तरह से लेटर वैदिक पीरियड में जैसे हमने देखा कि वो ओशियन को भी जानने लगे थे, और ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशियन के रेफरेंसेस वो देते हैं, जो कि सतापथा ब्राह्मणा, हमने पढ़ा था पीछे कि ब्राह्मणा क्या होता है, एक तरह का लिटरेचर होता है जो हर एक वेद का होता है। तो सतापथा ब्राह्मणा करके जो टेक्स्ट है उसमें लिखा गया है कि बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी को वो ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशियन के नाम से रेफर करते थे, वो उसके लिए कोई टर्म यूज करते होंगे। तो ओशियन के बारे में स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में नॉलेज हो गया था, और वो उन्हें हिमालय के बारे में नॉलेज था और पहाड़ियों के बारे में नॉलेज था, और 7 नदियों का देश वो बोलते थे भारत को। तो ये सारा जो है फैक्ट आप ध्यान में रखना जब भी आपको आर्यन से रिलेटेड आंसर लिखना हो। तो आगे के जो टॉपिक है वो है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, कि आखिर जो आर्यन की सोसाइटी थी उसमें ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट क्या था और क्या क्या कौन कौन से ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। तो आर्यन जो है वो इंडिजियन, जो जब इंडिया में आए तो ये माना जाता है, ये थ्योरी में है कि इंडिजीनियस जो इनहैबिटेंट थे उनको वो दास बोलते थे या द्यासुस बोलते थे, दास या दास्युस बोलते थे आर्यन। तो ऋग्वेद के अनुसार जो दिवोदास है वो भारत क्लैन का चीफ था, दिवोदास भारत क्लैन का चीफ था। उन्होंने संबारा को हराया था, और यहाँ जो दास जो है नेम में अपीयर हो रहा है वो दिवोदास के लिए हो रहा है। द्यासु जो है ऋग्वेद में रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो लोग थे उनको द्यासु बोला जाता था, द्यासु, DASYUS, ये नाम से जाना जाता था। और वह आर्यन चीफ, आर्यन का मुखिया जिन्होंने सबको हराता था, जो दासु को हराता था, उसका नाम था त्रसा द्यासु। और ये माना जाता है कि आर्यन जो थे दास के प्रति तो सॉफ्ट थे,
दास जो लोग होते थे उनके प्रति सॉफ्ट थे, लेकिन दयासुस के प्रति काफ़ी हॉस्टाइल थे, मतलब काफ़ी अत्याचार करते थे, ऐसा माना जाता है हिस्ट्री में, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं है। आर्यन सोल्जर्स जो थे वो इक्विप्ड मतलब कोट्स और के पहन के लड़ाई करते थे, जो भी आर्यन के सोल्जर्स थे उनके। और आर्य का जो समाज था वो 5 ट्राइब में बटा हुआ था, जिसको 5 पंच जना बोलते थे। आर्यन का समाज 5 ट्राइब में बटा हुआ था, 5 जनजाति में बचा हुआ था, जिसको पंच जना बोलते हैं। भारत और त्रिशूत जो है वो रूलिंग आर्यन क्लास था। भारत एक रूलिंग क्लास का नाम है आर्यन सोसाइटी का, त्रिशूस भी रूलिंग क्लास का नाम है। साथ में इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, कौन सा क्लास था, वशिष्ठ। तो 3 क्लास, मैंने देखा कि 5 क्लास टोटल थे, इसमें से कि 3 क्लास का नाम है भरत, त्रिशूस और वशिष्ठ। भरत, त्रिशूस और वशिष्ठ। ये कंट्री जो है भारतवर्ष, वो भरत के ट्राइब के नाम पे ही बना है, और जो कि पहली बार मेंशन हुआ है ऋग्वेद में। तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको दिया कि किस तरह से ट्राइब्स में बटा हुआ था आर्यन सोसाइटी, और क्लैन बने हुए थे। दास को वो थोड़ा नॉर्मली ट्रीट करते थे, दयासुस पे थोड़ा ज़्यादा हॉस्टाइल थे वो। और जो वो कोट पहन के, उनके सैनिक कोट और वर्मन जिसको बोलते हैं, वर्मन टर्म यूज करते हैं, वो पहन के वो लड़ाई वड़ाई करते थे। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बैटल ऑफ 10 किंग, काफ़ी फेमस है, आपको सेपरेटली भी इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि आर्यन सिर्फ दयासुस से लड़ाई करते थे, वो आपस में भी उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी था, और आपस में भी उनका लड़ाई होते रहता था। एक बार जो बहुत फेमस लड़ाई है वो बैटल ऑफ 10 किंग, यानी 10 राजना का लड़ाई, मतलब 10 राजाओं का लड़ाई, जो कि 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा हुआ है। हमने बताया था कि ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल होते हैं, और दूसरा से 7वां तक जो होता है, तीसरा से 7वां तक, वो सबसे ओल्डेस्ट मंडल या बुक है। तो उसमें 7वें मंडल में जो लिखा हुआ है कि 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, और कुछ जो ट्राइब जो है उन्होंने लड़ा था ये लड़ाई को। उसमें भारत, और जो दूसरा साइड था उसमें पुरुष, वद्यूस, द्रहयुस, इन सब का ग्रुप था। अन्यूस, भलाना, शिवा, वैसनिन, अलीना, ये सब ट्राइब का नाम है, ट्राइब के ग्रुप का नाम है, जो कि आर्यन सोसाइटी से बिलोंग करते थे। इस बैटल में, जो कि रिवर परूसनी के किनारे हुआ था, हमने पहले पढ़ा था पुराने रिवर्स का नाम और मॉडर्न नेम को मैच करा था। तो परूसनी किसको बोलते हैं, आप पीछे के वीडियो में जाओगे तो परूसनी जो है मैंने बताया था कि वो रावी नदी को बोलते हैं। तो रावी नदी के किनारे, आज के रावी नदी, यहाँ उस समय के परूसनी नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी। और भरत जो है वो 10 राजाओं के साथ लड़ा था, 10 राजाओं के अगेंस्ट में लड़ा था और जीता था। लेकिन और जो राजा जो हारा था उसमें से, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पुरुष। तो भरत जो किंग क्लैन था वो पुरुष से जीता था। बाद में क्या हुआ, भरत जो है पुरुष के साथ हाथ मिला लेता है, जैसा हर लड़ाई में होता है यार, जो जीतता है और जो हारता है वो दोनों हाथ मिला लेते हैं, और एक नया रूलिंग क्लैन, यानी नया संगठन जो कि रूल करेगा, नया जनजाति बनाते हैं। उसका नाम था कुरुज, मतलब भरत प्लस पुरुष इज इक्वल टू कुरुज। तो ऐसा हो गया था वहाँ पे। और कुरुश जो है फिर पंचाल से मिलता है, और इस तरह से पूरे अपर गंगेटिंग प्लेन, मतलब जो भी गंगा का प्लेन आज देख रहे हैं, यूपी, बिहार, उधर हिमाचल प्रदेश, उससे ऊपर हरियाणा, तो ये सारे जो एरिया हैं उनमें वो रूल करने लगते हैं। अपर गंगेटिंग प्लेन में ये राज करने लगते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से, पहले देखा आर्यन का एडवेंट, कहाँ कैसे वो आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ से कहाँ तक वो रूल करते थे। यमुना नदी तक देखा हमने कि वो रूल करते थे। पुराने नदियों के नाम देखे, 7 देशों का, 7 नदियों का देश बोला जाता था भारत को, उसके बारे में पढ़ा। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में किस तरह से लड़ाइयाँ होती थी, उसके बारे में पढ़ा। बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में पढ़ा। यहाँ के इंडिजीनियस लोगों को कैसे वो ट्रीट करते थे, क्या दयासुस बोलते थे, कौन से टर्म में बोलते थे, उसके बारे में पढ़ा। अब आते हैं कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी, मतलब जो ऋग्वेद का सोसाइटी था वो कैसा था, समाज कैसा था, फैमिली कैसे बनाते थे, वुमेन का कंडीशन कैसा था, फूड एंड ड्रिंक क्या वो खाते थे, क्या पीते थे, कैसे वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे, कैसे उनमें अमीर गरीब था या नहीं था,
कौन वहाँ पे शासन करता था और उनके ऑफिशियल को क्या बोलते थे। तो बेसिकली हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आता है, टर्म से क्वेश्चन आता है कि पुराने ज़माने में कौन सा टर्म यूज करते थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके लिए कौन सा टर्म आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पुराने नामों से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये थ्योरी भी समझना है। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो ये बुक लेके आप बैठोगे तो इसमें सारा जो है वो दिया हुआ है पेज बाय पेज। मैं इसी को बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आगे के जो हम टॉपिक है, जैसे कि परिवार के बारे में, तो जैसा हमने पहले बताया कि जो वैदिक सोसाइटी थी वो ट्राइबल सोसाइटी थी, मतलब जनजाति के लोग रहते थे और आपस में रिलेशन जो था वो किनशिप पे था, मतलब जो है वो क्लैन में बना के रहते थे और क्लैन के मुखिया एक होता था और उस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। जो लोगों का प्राइमरी लॉयल्टी होता था वो ट्राइब के लिए होता था, मतलब वो देश और ये ज़मीन के लिए नहीं, जिस जनजाति से वो बिलोंग करते थे उसके प्रति वो बहुत लॉयल थे। और ट्राइब को वो जन बोलते थे। और जन जो वर्ड है, JAN, जना जो वर्ड है, वो ऋग्वेद में 275 बार यूज किया गया है। 275 टाइम्स जो है वो यूज किया गया है जना वर्ड। तो सोच सकते हो आप जना कितना इंपॉर्टेंट होगा उस समय के टाइम में। फिर विश करके एक वर्ड है, VIS, विश जो वर्ड है वो 170 बार यूज हुआ है। ये एक दूसरा टर्म है जो कि क्लैन के लिए यूज होता है, क्लैन समूह के लिए यूज होता है। यह विश जो है फर्दर डिवाइडेड था, मतलब बाद में उसको वापस बांटेंगे अगर तो ग्राम में या छोटे छोटे ट्राइब के यूनिट में डिवाइड होगा। जैसे सबसे बड़ा हो गया जना, फिर ट्राइब को थोड़ा सा और सब डिवाइड करेंगे तो जना के बाद आता है विश, विश को और डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा ग्राम। ग्राम क्या है, ग्राम छोटा छोटा ट्राइब का यूनिट है, मतलब जनजाति लोगों का छोटा छोटा यूनिट है जो कि ऑर्गेनाइज, मतलब वो यूनिट बनता है किस लिए, फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए वो यूनिट बनाया जाता है। तो जब ग्राम जो है एक ग्राम दूसरे ग्राम के साथ, मतलब ग्राम मतलब आज के गांव नहीं बोल रहा हूँ मैं, ग्राम मतलब ट्राइब का यूनिट, जब एक ग्राम दूसरे ग्राम से लड़ता था तो इसको संग्राम बोलते थे या वार बोलते थे। देखो कितना वर्ड के फॉर्मेशन में कितना लॉजिक है। जब एक ग्राम दूसरे ग्राम से लड़ता है तो क्या बनता है, संग्राम, तो या फिर वार। और फैमिली को क्या बोल देते थे, फैमिली को कुल वर्ड से डिनोट किया जाता था। कुल खानदान, जैसे बोलते हैं ना कुल खानदान से है, तो वैसे ही कुल वर्ड से डिनोट किया जाता था। और ये जो बहुत कम, मतलब रेयरली मेंशन है ऋग्वेद में इसका मेंशन काफ़ी कम है कुल वर्ड, लेकिन माना यही जाता था कि कुल जो है वो फैमिली को डिनोट करता है। इससे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड था गृह, जो आज घर के लिए यूज करते हैं, पहले वो फैमिली के लिए करते थे। गृह वो ज़्यादा पॉपुलर टर्म था। और जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है, मतलब आज के ज़माने में भी देखोगे तो घर के जो मुखिया होते हैं, पापा या फिर जो भी बाबा, वही हेड होते हैं घर के। तो उस समय के ज़माने में भी जो सबसे मर्दराज लोग होते थे, मेल मेंबर होते थे फैमिली के, वो उनको कुलपा बोला जाता था, कुलपा। और ये क्या होते थे, प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, मतलब घर को बचाने वाले, संजो के रखने वाले जो लोग होते थे उनको कुलपा बोला जाता था। और जो पूरे ट्राइब के, पूरे क्लैन के जो हेड होते थे उनको राजा या गोपति बोला जाता था। राजा या गोपति किसको, पूरे ट्राइब के हेड को। और वॉरियर ग्रुप जो था वो रजन्य बोला जाता था। वॉरियर ग्रुप को क्या बोला जाता था, रजन्य। तो फैमिली आपने देखा कि जो हेड हो रहा है वो भी मेल है, जो राजा हो रहा है वो भी मेल है। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी था जो कि किस पे बेस्ड था, प्रोडक्शन और कंजप्शन में, मतलब वो प्रोडक्शन कुछ का करते थे, उसको खाते थे, कंजप्शन करते थे, और इस तरह से वो उनका जीवन यापन चल रहा था। वुमेन की बात करें कि वुमेन का कंडीशन कैसा था, तो वुमेन का कंडीशन जो है वो स्टार्टिंग के पीरियड में, मतलब अर्ली जो वैदिक पीरियड है उसमें काफ़ी अच्छा था। फैमिली पैट्रियार्कल भले ही था, मतलब पितृसत्ता प्रचलित में था, लेकिन वुमेन का कंडीशन फिर भी अच्छा था। और वुमेन जो है अलग अलग प्रोसेसेस में, अलग अलग रिचुअल्स में भाग लेती थी, असेंबली में भाग लेती थी, अपने हस्बैंड के साथ सेक्रीफाइसेस जो होते हैं उनमें भाग लेती थी। 5 वुमेन का जिक्र किया गया है पुराने मंत्रों में, हाइम्स में, जिसमें नाम है घोष, विश्वेश्वरा, लोपामुद्रा, अपाला। ये जो है उसमें से फेमस है, मतलब 5 वुमेन का नाम लिखा गया है, इसमें अपाला घोष, विश्वेश्वरा
और लोपामुद्रा। ये कुछ फेमस वुमेन के नाम हैं जो कि अर्ली टाइम में कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे होंगे। तो इनके नाम आप ध्यान में रखना। हो सकता है पूछ ले कि कौन से वुमेन जो हैं आप देखते हो, कैसे आप मानते हो कि अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो वुमेन को अच्छे से ट्रीट करता था। तो आप ये बता सकते हो कि उनके ग्रंथों में भी वुमेन का नाम है और ये कुछ प्रोमिनेंट पोस्ट पे थी, घोष, अपाला, वैश्वेश्वरा और लोपामुद्रा। उसके बाद बहुत सारे हाइम्स हैं जो कि बताते हैं कि जब बेटों का जन्म होता था, मतलब ब्रेव सन, तो उनको सूरवीर बोला जाता था या फिर प्रजा बोला जाता था। लेकिन डाउटर्स के मतलब जन्म पे कोई ऐसा टर्म नहीं दिया जाता था। सिर्फ जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई होती है उनको घोष बोला जाता है, घोष। तो वो जो है अपने पेरेंट्स के घर में ही बड़ी होती हैं जैसे आज होती हैं। तो घोष जो है अनमैरिड गर्ल्स के लिए, सूरवीर जो है बेटे के लिए, वुमेन के लिए बहुत सारा 4-5 वुमेन का नाम मैंने बताया। कुल जो है वो फैमिली के लिए, कुल से ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है गृह, गृह भी फैमिली के लिए। उसके बाद गोपति राजा के लिए, गोपति राजा के लिए। विश जो है वो क्लैन के लिए। विश से बड़ा वर्ड है जो क्लैन के लिए यूज होता है वो है जना, जन। तो ये सारा टर्म जो है वो एग्जाम में आता है, पूछता भी है, तो आप ध्यान में रखना इसको। अब आते हैं कि वो कैसे खाना क्या खाते थे, क्या उगाते थे। तो बेसिकली आर्यन के जो लोग थे वो एनिमल भी खाते थे, मतलब नॉन वेजिटेरियन भी थे और वेजिटेबल फूड्स भी खाते थे जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। और जो मेन सीरियल्स वो प्रोड्यूस करते थे वो था यव या बार्ले। बार्ले या उस जमाने में बार्ले को यव बोला जाता था, YAVA। तो यव बोला जाता था। तो वो जो है वो खाते थे वो लोग। और एक चीज़ मैं बताना थोड़ा छूट गया वहाँ पे, वुमेन के कंडीशन में वुमेन की शादियाँ जो है वो चाइल्ड मैरिज नहीं होता था उस समय भी। अर्ली वैदिक पीरियड में लड़कियों की शादी जो है 16-17 साल के बाद, जब वो प्यूबर्टी हिट करती थी, जब प्यूबर्टी का एज उनका हो जाता था, तब उनकी शादियाँ होती थी। और भी एविडेंसेस हैं जिसमें पता चलता है कि उन्हें नियोग या फिर विधवा का पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज का भी प्रचलन था अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें विडो रीमैरिज का भी प्रचलन था। अब खाने पे आते हैं तो वो क्या उगाते हैं यार, वो उगाते हैं बार्ले और वीट भी उगाते हैं। वीट को गोधुमा बोला जाता था। वीट को उस समय, गेहूं को उस समय गोधुमा नाम से जाना जाता था। बार्ले को उस समय यव नाम से जाना जाता था। तो वो लोग वीट और बार्ले दोनों खाते थे। इंटॉक्सिकेंट मतलब नशा या उससे रिलेटेड जो पदार्थ है उस समय उसको सूरा बोला जाता था, सुर, SURA, सूरा। और वुमेन भी इसको पीती थी। सोचो वुमेन भी उस समय नशा ये करती थी तो सूरा यूज करते थे, वो सूरा नाम से जानते थे। और सोम ड्रिंक जो है वो सेक्रीफाइस के टाइम पे सोम ड्रिंक पिया जाता था। तो ये सारा कुछ ड्रिंक से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। आगे अगर उनके फैशन सेंस की बात करें कि किस तरह से वो कपड़े पहनते थे, क्या पहनते थे, तो बेसिकली दो पीस ऑफ क्लॉथ पहनते थे। जो अपर गारमेंट होता है, मतलब जो ऊपर हम लोग पहनते हैं, इसको उत्तरिया बोलते थे। और जो लोअर गारमेंट जो होता है उसको अंतरिया बोलते थे। तो अपर गारमेंट एंड लोअर गारमेंट वो उत्तरिया अंतरिया नाम से जो पहनते थे क्लॉथ को, वो ये नाम दिया गया था। साथ ही में वो बहुत तरह के ऑर्नामेंट यानी गहने भी पहनते थे जो कि गोल्ड से भी बने होते थे, सोना से भी बने होते थे और बहुत ही महंगे महंगे पत्थरों से भी बने होते थे। तो ये जो गहने हैं वो मेन के द्वारा भी पहने जाते थे और वुमेन के द्वारा भी पहने जाते थे। और बोथ ऑफ मतलब वुमेन भी और मेन भी दोनों फैशन में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। और ये वाइल भी करते, मतलब तेल भी लगाते थे अपने सरों में, बालों में, और कॉम भी करते थे। ये सब बहुत बेसिक डिटेल है, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री आपको दिखाता है कि लोग फैशन सेंस कितने पुराने ज़माने से फॉलो करते आ रहे हैं। तो कोई नया बात नहीं है। तो ये सारा हिस्ट्री हमें बताता है क्या वो खा रहे हैं, वो नॉन वेजिटेरियन भी हो रहे हैं, वो प्यूबर्टी के एज को जानते थे कि हाँ प्यूबर्टी हिट करता है, उसके बाद जो लड़कियों की शादी सही रहती है। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में था। तो हिस्ट्री पढ़ने से, समझने से ही हमें पता चलेगा। अब आते हैं एंटरटेनमेंट पे। जैसे हम लोग आज टीवी देखते हैं, इंस्टा रील्स देखते हैं, तो इस तरह से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। उस ज़माने के लोग जो है वो बिना
बीना जो है उसको बजाते थे और फ्लूट बजाते थे यानी बांसुरी बजाते थे, जिसको उस समय वना बोला जाता था। बांसुरी को क्या बोला जाता था? वना, VANA। तो साथ ही साथ वो घोड़ों का मतलब जो रथ होता है, रथ इसमें घोड़े और पहिया दोनों लगा होता है, तो रथ का रेस वो करते थे। रथ जिसको नहीं पता चल रहा है वो महाभारत या रामायण जिसने देखा होगा तो वहाँ पे राम जी रथ पे बैठ के चलते थे, या फिर अर्जुन जो है रथ पे बैठ के लड़ाई करते थे। तो वो रथ का रेस जो है वो देखते थे और उससे एंटरटेनमेंट करते थे आर्यन लोग। उसके बाद आता है सोशल डिवीजन की समाज जो है किस तरह से बटा हुआ था। तो समाज बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ था। पहला है वॉरियर जो लड़ाई करते थे, दूसरा है प्रीस्ट यानी पुजारी, तीसरा है कॉमनर, ये कॉमन लोग जो बाकी सब बच गए लोग। लेकिन चौथा डिवीजन जो शूद्र है वो ऋग्वेदिक पीरियड के अंत में ये आया है। और 10वां मंडल जो ऋग्वेद का मैंने बताया, ऋग्वेद में 10वां मंडल जो है उसमें 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये स्टार्टिंग में नहीं था यार, स्टार्टिंग में कोई भी वर्ण सिस्टम नहीं था, 3 ही तरह के लोग थे। पहला वॉरियर, दूसरा पुजारी मतलब लड़ाकू, पुजारी और कॉमन लोग। लेकिन बाद में 10वें मंडल में 4 डिवीजन यानी 4 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको जोड़ दिया गया। अब आते हैं कि किस तरह से वो पॉलिटी मतलब कौन राज्य व्यवस्था कैसी थी आर्यन लोगों की। तो अर्ली आर्यन जो है वो पास्टोरल थे। पास्टोरल यानी चरवाहे, मान लो आप एक जगह गाय लेके गए, वहाँ मतलब उसको चरवाया, उसको खाना खिलाया, फिर जब वहाँ का घास और ये ख़त्म हो गया तो किसी और जगह पे गए, वहाँ पे निवास किए। लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। वो उनमें एक ट्राइब में कोई मुखिया होता था, जैसे मैंने बताया राजा के नाम से, और उसको राजन नाम दिया जाता था। चीफ जो है वो बेसिकली मिलिट्री लीडर होता था, जो कि ज़मीन के लिए ना लड़के गायों के लिए लड़ता था, मतलब काउस के लिए लड़ता था। उस समय ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं होती थी, गाय के लिए होती थी, टेरिटरी के लिए नहीं, काउस के लिए। और वो ज़मीन पे रूल ना करके लोगों पे रूल करता था। सोचो कितना छोटा फैक्ट है, लेकिन बहुत ही अगर ध्यान से सोचोगे तो बहुत गहरा बात है कि वो ज़मीन को ना रूल करके क्या कर रहे हैं, लोगों पे रूल कर रहे हैं, और ज़मीन के ना लड़के गायों के लड़ रहे हैं। तो इसलिए उनको प्रोटेक्टर बोला जाता था, गोपति बोला जाता था। गोपति जैसे हमने पहले पढ़ा, जना जो मैंने पहले भी बताया कि 275 बार ऋग्वेद में जना का उल्लेख है, लेकिन जनपद कहीं नहीं दिखता है। राज्य का उल्लेख सिर्फ 1 बार आया है और राष्ट्र का उल्लेख जो है वो 10 बार आया है। तो राज्य 1 बार, राष्ट्र 10 बार, जन जो है वो 275 बार, जनपद 1 भी बार नहीं। तो ये टर्म जो है वो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। साथ ही ऋग्वेदिक जो लोग थे वो उनके पास कोई ऐसा बहुत ही व्याख्यात मतलब बहुत विस्तारित मशीनरी नहीं थी प्रशासन चलाने के लिए, लेकिन वो टैक्स देते थे। टैक्स अपने मुखिया को देते थे। बाली जिसको बोलते हैं, बाली टैक्स का एक नाम है। तो बाली जो है वो देते थे, उसी को टैक्स माना जाता था। कुछ पार्ट जो है बाली का वो रख लिया जाता था राजा के द्वारा, ताकि जब कॉम्युनल फिस्ट हो, मतलब जब लोगों को एक जगह बुला के जब खिलाना हो तो उसी बाली के टैक्स को यूज किया जाए और वो खाना उनको दिया जाए। बाकी जो बचा हुआ जो टैक्स था बाली में, वो सारा जो है या तो दक्षिणा के रूप में पुजारियों को दे दिया जाता था या फिर लोगों के हित में लगा दिया जाता था। तो ये सारा जो है वो समृद्धि गेन करने के लिए किया जाता था, ताकि जितना दान दक्षिणा वो करते थे उतना वो समृद्ध माने जाते थे। अब कौन कौन से उनके अंदर कर्मचारी रहते थे उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑफिशियल्स की बात करें तो पुरोहित जो है वो काफ़ी एक पावरफुल पर्सन होता था उस समय, पुरोहित यानी पंडित। और यह राजाओं के साथ बैटल में भी जाता था, और राजाओं एवं उसके सिपाहियों के जो मोराल है, उनका स्ट्रेंथ है, उनको बढ़ाने के लिए वो मोटिवेट करते थे। और साथ ही प्रेयर या फिर प्रार्थना करते थे, स्पेल यानी मंत्र पढ़ते थे, ताकि वो राजा जो है उनका वार जीत जाए। उसके बाद सेनानी करके एक टर्म आता है, वो यूज होता है, लेकिन एविडेंस नहीं है कि आर्यन के लोग जो है आर्मी रखते थे। ये कहीं भी एविडेंस नहीं है कि हमेशा स्टैंडिंग आर्मी मतलब
साल के 12 महीने जो है वो आर्मी उनको उनकी तैयार रहती थी, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो चरवाहों का जो लैंड है उसके जो हेड होते हैं प्रजापति, कुलप और ग्रामीणी। कुलप मैंने बताया था फैमिली का जो हेड होता है उसको कुलप बोलते हैं। प्रजापति जो कि चरवाहों का जो लैंड है, चरवाहा जहाँ पे चराना है गाय को, उसका जो मालिक है उसको प्रजापति बोलते हैं। ग्रामीणी, ये सारे जो हैं वो मिल के मिलिट्री लीडर का काम करते हैं। और एक और टर्म है पुरपतीस, जो कि उनको कमांडर बोला जाता था। आज का जो कमांडर होते हैं उनको उस समय में पुरपतीस बोला जाता था। वो रखवाली करते थे, डिफेंस का काम करते थे पूरे टाइम में। उसके साथ ही उस समय भी जासूस हुआ करते थे, जैसे आज जासूस होते हैं अलग अलग देशों के, वैसे ही जासूस को अस्पासा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अस्पासा। अस्पासा मतलब जासूस, पुरापतिस मतलब कमांडर। तो ये सारा टर्म है। कुलप ग्रामीणी जो है ये हेड ऑफ द लीडर, जो कि लड़ाई के लिए चीफ मुखिया का काम करते हैं। साथ ही जैसे आज पुलिस होता है क्रिमिनल्स से डील करने के लिए, वैसे ही उस जमाने में भी उग्रा और जीवाग्रीवा उग्रा और जीवाग्रीवा होते थे क्रिमिनल्स से डील करने के लिए, जो कि क्रिमिनल से डील भी करते थे। और साथ ही में जब अगर कोई लड़ाई आपस में हो गया तो कोई बीच बचाव के लिए, जैसे आज कोर्ट होता है, तो उस समय मध्यमासी करके एक पोस्ट था जिसमें लोग जो है वो मीडिएटर का काम करते थे, बीच बचाव का काम करते थे। काफ़ी फैक्ट है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप इसको ध्यान में रखना। आप 2-3 बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज के टाइम में बता रहा हूँ, बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। आधा दर्जन के आसपास ऑफिशियल होते थे, जो कि ऋग्वेद में लिखा गया है, और उनमें एक रानी भी होती थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है, रानी भी होती थी, क्राउन्ड क्वीन, और काफ़ी पॉपुलर होती थी, काफ़ी पावरफुल होती थी, महिषी के नाम से जाना जाता था। साथ ही ट्रेजरर होता था जो कि पैसे का ख्याल रखता था। चैरिएटर, रथ चलाने वाला, ये भी होता था। टकसान यानी कारपेंटर, ये भी होता था। और दूत यानी मैसेंजर, दूत जो राजदूत होता है ना, कि यहाँ से वहाँ मैसेज ले जा रहा है। तो ये इतना मतलब मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पेज 10 बस ख़त्म हो गया है। उसके बाद पेज 11 में भी और भी फैक्ट हैं जो कि हम